ऑन कर दो। नमस्कार साथियों, मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चा टीचिंग माय रोजगार विद अंकित में। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। और आज हम हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट जो है वो लगाएंगे। अभी तक हम सीडीपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बीच बीच में हम ऐसी चीजें लेके आते रहेंगे, चाहे वो पेडागोजी स्पेशल हो, चाहे वो तुम्हारी सब्जेक्ट पेडागोजी हो, चाहे वो तुम्हारी लैंग्वेज पेडागोजी हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है वो लैंग्वेज पेडागोजी में अटकते हैं। लैंग्वेज पेडागोजी चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ये अच्छे से नहीं आती है। तो अभी तो आज तो मैं तुम्हें टेस्ट करवा रही हूँ, आज तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं पेडागोजी बहुत डिटेल में भी पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को हिंदी पेडागोजी और उनको इंग्लिश पेडागोजी को लगाने में दिक्कत होती है, समस्या होती है। और साथ में सोशल साइंस की पेडागोजी को भी या मैथ्स पेडागोजी, जो भी तुम्हारी सब्जेक्ट पेडागोजी है, वह अच्छे से नहीं लग पाती है। ठीक है, तो वो हम थ्योरी क्लास भी करेंगे और वो स्पेशल क्लास होती है। स्पेशल क्लास मतलब जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, और फिर हम बीच में इस तरीके से बीच बीच में कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीडीपी से बोर, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोई एक सब्जेक्ट से आप बोर ना हो जाए। सीक्वेंस में वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। क्लियर है बात? तो बीच बीच में इसमें यहाँ पर इन्होंने 6 क्लास लिख दी है, इसको मैं हटवा दूंगी। ये हमारा नॉर्मल टेस्ट है जो बीच बीच में आता रहेगा। ठीक है भाई, तो ये एक रैपिड फायर राउंड होगा। रैपिड फायर का मतलब ये है कि हम जल्दी से इसको समझेंगे। ये प्रदर्शित करेगा, ये थ्योरी नहीं होगी, ये प्रदर्शित करेगा कि आपको हिंदी की समझ कितनी है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी की समझ आपको कितनी है ये प्रदर्शित करेगा। तो जो अपना स्कोर है वो मेंटेन करो भाई, और स्कोर बताइएगा। 30 प्रश्न मैं यहाँ पर लूंगी। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी के होंगे। जल्दी जल्दी से हम चलेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ एक बार जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं। आ गई क्या? एक बार फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बड़े तरीके से। अच्छा, एक चीज और कि बहुत सारे बच्चे को जहां तक मैंने देखा है ठोकरे खा खा कर, मतलब गिर गिर कर, कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी मझधार में कहीं पर भी चले जाते हैं और परीक्षा देते रहते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। तो बिल्कुल सटीक प्लान नहीं है, मतलब अच्छी तैयारी नहीं है, इस वजह से आप पेपर में ऐसे ही उतर रहे हो। इसलिए ठोकर तो खाओगे ही। इसलिए बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि 2-3 बच्चे कहते हैं 2-3 बार जो है पेपरों में फेल हो जाते हैं। फिर जाके अक्ल आती है कि इस तरीके से हम पढ़े। तो पहले ही सही से क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? पहले ही आप सिलेबस पर या पहले ही आप पीवाईक्यूज पे ध्यान दे लो, सबसे अच्छी बात है। आप दूसरी किताबों पर फोकस करते हो। मैं तो कभी कोई किताब नहीं लगवाती, मैं हमेशा से कहती हूँ लेना है तो पीवाईक्यूज की कोई किताब ले लो, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और ज्यादा किताब मत पढ़िए। किताब पढ़ने से क्या है कि उसमें अपडेटेड मटेरियल नहीं होता, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। इसलिए किताब भी पढ़ी, ऑथेंटिक किताब पढ़ी। 2-4 मैंने बता भी रखी है ऑथेंटिक किताब कौन सी है, जो एक्चुअली में ऑथर्स की किताब होती है, उनको पढ़े, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो ज्यादा बढ़िया है। जो आपके डीएलएड के नोट्स होंगे, बीएड के नोट्स होंगे, उनको पढ़िए ना। वो किताबें कब काम आएगी? वो किताबें साथ में पीवाईक्यूज लगाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ठोकर नहीं खानी है, तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं किसके बारे में? हिंदी मॉक टेस्ट। आज मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। सरल हो सकते हैं, ठीक है, कठिन भी बीच में तुम्हें देखने को मिलेगी, लेकिन मतलब दोनों लेवल पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि ऐसा ना लगे पहली बार में हम टेस्ट दे रहे हैं कुछ भी नहीं आता, ऐसा ना लगे, है ना। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। पहली क्लास हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि कुछ हद तक तो आता है, कुछ हद तक हम और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए डराऊंगी नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछूंगी जो शायद तुम्हें आते हो। इधर देखो भाई, और यदि ये भी नहीं आते तो बात गलत है भाई। भाषा अधिग्रहण क्या है? भाषा अधिग्रहण से हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लिखते रहो साथ साथ में, लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन कहते हैं, एक्विजिशन। ठीक है, भाषा अधिग्रहण कहते हैं। जब हम भाषा अधिग्रहण की बात करते हैं, भाषा अधिग्रहण और होता है भाषा सीखना या भाषा अधिगम। इन दोनों में अंतर मैंने बता रखा था, पहले भी बता रखा था, दोबारा से सुन लो भाई।
जब हम अंतर की बात करते हैं, भाषा अधिग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बच्चा भाषा को अपने आप यानी कि स्वयं से सीख जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के औपचारिक रूप से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि किसी स्कूल से, किसी संस्थान से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आस पड़ोस से सीख जाता है और अवचेतन मन से सीखता है। अवचेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड से सीखता है, ठीक है, अवचेतन मन से सीखता है। तो जब भी बात आ जाए कि भाषा अधिग्रहण क्या है, भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जहां पर बच्चा अनौपचारिक रूप से सीखता है। क्या कहेंगे? अनौपचारिक रूप से सीखता है, ठीक है, साथ साथ में फटाफट से लगाते जाइए। अनौपचारिक रूप से सीखता है, इनफॉर्मल तरीके से सीखता है, जैसे आस पड़ोस से सीख लिया या फिर दूसरों को ऑब्जर्व करके सीख लिया, मामा चाचा क्या बात कर रहे हैं इनसे सीख लिया, दुकानदार के पास गए वो भैया कैसे बात कर रहे हैं इनसे सीख लिया। तो ये सारी की सारी चीज क्या है, इसमें मतलब सचेत रूप में चीजें नहीं जाती, कॉन्शियस रूप में नहीं जाती। मतलब बच्चा अपने उसमें लगा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सारी की सारी जो भी वार्तालापें होती हैं, मतलब जो भी कन्वर्सेशन होती है, वो दिमाग में कहीं ना कहीं जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यू? आपके अनुसार लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज की हम बहुत सारी विशेषताएं पढ़ते हैं बहुत सारी विशेषताएं, और हम समझते हैं कि लैंग्वेज एक प्रणाली है, शब्दों का समूह है। लैंग्वेज यादृच्छिक रूप से होता है, आर्बिट्रेरी रूप से होता है। क्या है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब क्या है? आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? हम समझते हैं कि एक संरचनात्मक रूप से होती है। जब भी हम भाषा को सीखते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है। ऐसे जैसे मान लो मैं कुछ कह रही हूँ, तो इसमें भी ग्रामर है ना। तो भाषा की लिपि भी होती है, बहुत सारी विशेषताएं हमने पढ़ी होगी, उसमें से एक आदि यहाँ पर भी तुम्हें देखने को मिल रही होगी। क्या है यहाँ पर? एक कृत्रिम व्यवस्था है, आर्टिफिशियल है ये नियमों द्वारा शासित व्यवस्था है, ये कहेंगे। एक व्याकरणिक व्यवस्था है, ग्रामर इसमें देखने को मिलती है। ग्रामर भी पार्ट हो सकता है, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं, बहुत सारी भाषाएं हमारे ही देश में ऐसी भाषाएं हैं जहां पर जिनकी ग्रामर नहीं होती है। किसी भी ट्राइब में चले जाओ, बहुत सारी ऐसी जाति मतलब जनजाति समूह होता है जिसमें ग्रामर नहीं होती है, ठीक है, रिटन फॉर्म में लैंग्वेज नहीं होती है या फिर ग्रामर नहीं होता है, तो तभी भाषा है। तो जरूरी नहीं है कि भाषा का व्याकरण होना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। या ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम होते हैं, नियम के अनुसार हम चलते हैं। बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? वैसे तो दो ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सबसे करेक्ट है वो कौन सा है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम होते हैं, नियमबद्ध प्रणाली है भाई ये, यानी कि एक नियम के अनुसार होते हैं, रूल्स होते हैं, सिंटेक्स होता है, भाषा की एक अपनी संरचना होती है, अर्थ गहन रूप से हम समझते हैं, अर्थपूर्ण रूप से हम समझते हैं। तो ऐसा नहीं जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है, नियम है, क्योंकि है ना, नियम है इसमें। मैं कहूँ मैं जा रही स्कूल, मतलब ये जो है ये इनकरेक्ट होता है, ये इनकरेक्ट है, यानी कि जब भी हम भाषा को बोलेंगे नियम के अनुसार बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर क्या होगा? और डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी क्या होगा राजा? डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। अब कुछ और बातें आती है। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच एक स्वाभाविक संबंध नहीं होता, ये एक विशेषता है भाषा की। इसको मैं पेडागोजी में करवाऊंगी, शुरुआत से शुरू करूंगी, मतलब ये समझिएगा 01 लेक्चर से ऐसे शुरू करेंगे पेडागोजी को भी, ठीक है, चिंता मत करिए, मैराथन भी होगी, बहुत सारी चीजें होगी, बस मेरा जो फोकस है वो यही अभी फिलहाल। अभी ये एक बार कहते हैं ना, एक उत्साह बढ़ाने के लिए कि कितने प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, तो उत्साह बढ़ाने के लिए सोचिए ये प्रश्न मैं लेके आई हूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हम कर पाएंगे। सरल और कठिन दोनों होंगे, पूर्ण रूप से कठिन नहीं लेके आई हूं, डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जब उसके अर्थ और संबंध के बीच में, मतलब अर्थ और मतलब उनके अर्थ के बीच में कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ एक वो कोल्ड ड्रिंक आती है, एक उदाहरण, एक कोल्ड ड्रिंक आती है, ये आप भी एग्जांपल दोगे, एक कोल्ड ड्रिंक आती है रेड बुल करके आती है, क्या आती है? रेड बुल, ठीक है। अभी जो रेड बुल है ये कोल्ड ड्रिंक का नाम है, बेसिकली किसका नाम है? कोल्ड ड्रिंक का नाम है। तो क्या इसमें बुल होगी क्या? हाँ, इसके अंदर बैल है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि शब्दों के बीच में कोई भी आपसी पारस्परिक संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है? भाषा जो है रैंडम होती है, यादृच्छिक होती है। हमने अपने नाम से नाम दे दिया भाई। मान लो कि मैंने कुछ नई उत्पत्ति कर दी, तो मैंने कह दी कनिका का प्रिंसिपल है ये। आर्किमिडीज ने कुछ नई उत्पत्ति करी होगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये।
न्यूटन ने कुछ उत्पत्ति करी, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, तो मेरे नाम से मैंने अपनी जो है कुछ पहचान बना दी, तो इसमें मेरा नाम बढ़ रहा है, मेरा रिकॉग्निशन हो रहा है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान रखना, जब हम इसकी बात करते हैं, भाषा एक यादृच्छिक है, भाषा की एक और विशेषता है। यादृच्छिक मतलब आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कोई संबंध ना होना, आर्टिफिशियल है भाई, ठीक है, दो लोग खड़े हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल है। तो भाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा क्या होती है? यादृच्छिक होती है, ये एक इसकी विशेषता है, ठीक है। सी आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए भाई, अब करते हैं किसके बारे में, अब एक और आती है, विधियों से क्वेश्चन आ जाता है, विधियों से कोई भी प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा, विधियां जो है मैंने ऑलरेडी करवा रखी हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मेथड्स ऑफ लैंग्वेज अगर आप देखोगे ना, भाषा की विधियां, तो वो आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में मैं बताऊंगी। आखिर अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, सीटेट की स्टार्टिंग है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि कौन कौन सी, मतलब हम सिलेबस के अनुसार कैसे चलेंगे। एक क्वेश्चन आता है, इसको देखेंगे सभी के सभी। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है, अंग्रेज लोग भी बोलते हैं यहाँ पर, तो एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से कुछ शब्द लिखता है, कुछ शब्द मान लो लिखता है, ठीक है, कुछ शब्द जो है मान लो लिखता है, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज्यों के त्यों लिख देते हैं। जैसे लिखा राम, तो यहाँ लिख दिया राम, ठीक है, जैसे लिखा यहाँ पर श्याम, तो यहाँ लिखा होगा श्याम, मतलब इस तरीके से एकदम हूबहू कॉपी करना। कॉपी कैट वाले बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, मतलब हम ऐसे ही करते थे, हम भी क्या थे, हम भी ऐसे थे। तो कहने का मतलब क्या है, इसे आप कौन सी विधि कहेंगे? खेल विधि कहेंगे, अभ्यास विधि कहेंगे, प्रतिलेखन विधि कहेंगे, या फिर शुद्ध लेख विधि कहेंगे? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा ए बी सी डी। क्या होगा भाई? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका, हाँ सही उत्तर है हमारा इसका, सोचो भाई, इसको हम क्या कहते हैं? हूबहू, हूबहू मतलब एज इट इज। जो इसमें अगर मान लो गलती भी होगी ना, तो यहाँ पर भी गलती हो जाएगी, ऐसा इस तरीके से। जैसे आगे वाले बच्चे से जब हम चीटिंग करते हैं, नहीं मतलब मोस्टली बच्चे जब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आगे वाले बच्चे ने जो गलती करी होती है, पीछे वाले बच्चे ने वही गलती कर दी होती है। तो इसका मतलब वो कौन सी विधि यूज कर रहा है, वो दिमाग तो लगा नहीं रहा, वो यूज कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ट्रांसक्रिप्शन मेथड, ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग? ट्रांसक्रिप्शन मेथड जो है वह यूज कर रहा है। प्रतिलेखन विधि से हम कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्ड आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मार्क करते जाइए, 30 क्वेश्चन करवाऊंगी, चिंता मत करिए। चलिए इधर आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बताइए क्या होगा। अब जो नेक्स्ट मेरा हिंदी लाइव मॉक टेस्ट जब भी आएगा, वो आएगा कठिन सवालों पे, मतलब एक से एक कठिन सवाल मैं दूंगी, ठीक है, एक से एक जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। डिफिकल्ट मतलब जैसे एक पेपर में 3 से 4 डिफिकल्ट है मान लो, तो उसको उठा लिया, दूसरे पेपर में और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको उठा लिए, और इसको एक कंबाइंड समूह में बांध देंगे, ताकि ये पता चले कि इस तरीके से अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो क्या हम उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई और शिक्षार्थी के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया। ठीक है, बच्चे ने जो भी काम किया होगा उसको बुलेटिन बोर्ड पर जो है वो चिपका दिया मान लो। तो यहाँ पर और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी और शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। मतलब यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर उसका काम भी चिपका दिया और बहुत सारी चीजें जो हैं, जो भी शिक्षार्थी के, जो भी उस बालक की घर की भाषा थी, जो वो घर में इस्तेमाल करती है गुड़िया मान लो, ठीक है, तो उस भाषा में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। इसको आप क्या कहेंगे? मतलब इसको हम क्या कहेंगे? निवेश समृद्ध परिवेश कहेंगे, या फिर भाषा संयोजन कहेंगे, भाषा अर्जन कहेंगे, भाषा अवबोधन कहेंगे। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? हाँ, सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। पक्का है ये बात? लो कर दूं, ए होगा। देखे जरा क्या होगा इसका आंसर। बीबी कह रहे हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर तो नाम हो स्पष्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए हमेशा, मतलब तुमसे ये अपेक्षा की जाएगी। नाम में देखो गौरी और शंकर, ठीक है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा, इसको बता देते हैं, निवेश समृद्ध परिवेश। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। निवेश समृद्ध परिवेश का मतलब क्या होता है? सुन लो भाई, जब हम अपने मीनिंग दे,
जैसे मान लो ये कमरा है मेरा, अब इस कमरे में मैं अपना मीनिंग दूं, मैं अपने हाथ से जो है ड्राइंग वगैरह बनाऊं, मैं अपने हाथ से सारी कलाकृतियां बनाऊं, आर्ट एंड क्राफ्ट करूं या रंगू या कुछ भी करूं, यानी कि मैं अपना मीनिंग दे रही हूं इसमें। तो ऐसी मैडम ने किया होगा भाई, उसको खुशी हो जाए, मजा आ जाए कि हाँ भाई देखो तेरा नाम, तुम्हारा नाम बुलेटिन बोर्ड पर है, तुम आज के हाईलाइट हो, और तुमने जो काम किया है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है और सबको दिखना चाहिए। तो जो तुम्हारी भाषा है, जो तुम घर पे बोलते हो, मतलब बच्चे को लगेगा कि हाँ ये मेरी क्लासरूम है, बच्चे को लगेगा कि मैं रोज स्कूल आऊंगा। तो इसको हम कहते हैं निवेश समृद्ध इनपुट, या फिर मतलब इसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इनपुट हाइपोथेसिस में भी स्टीफन क्रेशन ने कहा था, तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर क्या होगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है बात। नेक्स्ट आता है शब्द संपदा का अर्थ क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो भी प्रश्न है आपके, ये PYQs में आ रखे हैं। किसमें? PYQs, यानी पिछले साल की जो क्वेश्चंस थे उसमें आ रखे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर लगाएं, और बीच बीच में ऐसे हम टेस्ट लगाते रहेंगे। दोबारा से मैं कह रही हूँ, क्लियर है बात। और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे इतना कह दूं कि उन बच्चों की जैसा बनने से अच्छा है कि जो मतलब ठोकरे खाते रहते हैं। ठोकरे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बहुत लेट समझ में आती है बातें, मतलब यहाँ पर बिना सिलेबस देखे, बिना मतलब भेड़ चाल में वो तैयारी करते हैं, और इधर उधर देखते हैं और तैयारी हो जाती है ऐसी। और जैसे कहा जाता है कि भाई 80/20 रूल अपनाओ, लास्ट टाइम है, तो जो जो मेन चीजें हैं या PYQs है उसको करिए, नहीं करते हैं, फिर पेपर में क्या होता है, पेपर में भौचक्का ही खाएंगे ना, और क्या होगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना है, और हमें पहले ही अटेम्प्ट में कोशिश ये करनी है कि अब जो भी गलतियां हुई, अब इस बार का जो अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट लास्ट होना चाहिए सभी बच्चों के लिए, किसी के लिए फर्स्ट होगा, किसी के लिए लास्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसी अटेम्प्ट में जो है पेपर को निपटाया जाए, वो बढ़िया होगा, क्योंकि अब हमें आगे भी तो जाना है। या एक ही जगह घूमते रहोगे, एक ही जगह, एक ही सड़क पे तुम्हें घुमाते रहे, अच्छा लगेगा? तुम्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मन होता है कि नहीं होता है ना? तो इसलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, सिलेबस को करवाना मेरा काम है। क्लियर है बात। शब्द संपदा का अर्थ क्या होगा भाई? शब्द संपदा का मतलब क्या है? विद्यालय की पुस्तकालय, विद्यालयों के शब्दों का संग्रह, विद्यालयों के परिसर में शब्दों का संग्रह, या फिर विद्यालयों की दीवारों पर लिखे गए शब्द। बताइए, इसको हम क्या कहते हैं? शब्द संपदा। संपदा मतलब प्रॉपर्टी, तो शब्दों की प्रॉपर्टी। तो जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी मतलब ये मेरी पूंजी है, ये मैंने कमाई हुई है। तो ऐसे ही जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, तो शब्द संपदा का मतलब क्या है? जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, एक ऐसा क्लासरूम नहीं, पूरा स्कूल का प्रांगण शब्दों से भरा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब, चाहे वो सीढ़ियां हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होते हैं ना सरकारी स्कूल में, देखो हमसे पूछो तो 1 2 3 4 5 6 शब्द है हर एक जगह। क्या शब्द है? कहीं कविता लिखी हुई है, कहीं कहानी लिखी हुई है, रंगारंग रंगी हुई है हमारी दीवारें। सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, प्राइवेट में भी होता है, लेकिन प्राइवेट में कम होता है, सरकारी में ज्यादा अच्छा जो है माहौल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है कि विद्यालय के परिसर में शब्दों की संग्रह किस तरीके से है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, परिसर का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रांगण, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर जो है शब्दों का किस तरीके से संग्रह है, उसे हम शब्द संग्रह, शब्द संपदा कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है हमारा बोधगम्य निवेश के ऊपर। बोधगम्य निवेश, ये बोधगम्य निवेश जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं, ये जो टर्म है ये किसने दी है? यदि आपसे पूछा जाए ये टर्म किसने दी है, बोधगम्य निवेश के बारे में किस महान लिंग्विस्टिक ने, कि भाषाविद ने इसके ऊपर जो है चर्चा करी है, या ये जो टर्म है ये कहां से निकली है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सही उत्तर क्या होगा भाई? सही उत्तर, आवाज आ रही है ना? सही उत्तर क्या होगा? स्टीफन क्रैशन होंगे। कौन होंगे? स्टीफन क्रैशन होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बोधगम्य निवेश जो भाषण शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से क्या नहीं सम्मिलित करता? अभी लिखा है यहाँ पर, क्या नहीं होगा। तो पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए निर्धारित पुस्तक, क्या ये बोधगम्य निवेश में आएगा? या फिर बड़े आकार वाली पुस्तक, ये बोधगम्य निवेश में आता है। इसमें लिखा है क्या नहीं आता। कक्षा पुस्तकालय यानी कि पुस्तकें, या फिर कॉमिक बुक्स हो गई, या फिर मीडिया सहायक सामग्री हो गई, जैसे पत्रिकाएं होती हैं, पत्र होते हैं, चित्र, चार्ट, मॉडल, ये सारी चीजें।
तो ध्यान रखना, जब हम बोधगम्य में निवेश की बात करते हैं, ये है क्या, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो हम चाहते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा, मतलब निवेश ऐसा करवाओ, ऐसे चीजें क्लासरूम में हो या स्कूल के प्रांगण में हो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा भाषा को सीखे, भाषा का इस्तेमाल करना सीखे, भाषा के रूप में अंतःक्रिया करना सीखे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चित्र हो, चार्ट हो, सब कुछ हो भाई, यहाँ पर मॉडल हो, छोटी सी लाइब्रेरी हो, कॉर्नर हो, लर्निंग कॉर्नर्स हो, यही होता है ना, यही डेवलप करते थे हम, है ना। या फिर एक अलमीरा हो, उसके अंदर बच्चे को अगर स्टोरी बुक चाहिए तो वो दे दें, या फिर कविताओं की बुक चाहिए तो वो दे दें, कॉमिक की बुक चाहिए वो दे दें, मतलब यहाँ पर ताकि बच्चा भाषा को सीखे। पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाना ये हमारा टारगेट नहीं है, वैसे तो यही टारगेट होता है, लेकिन ये मतलब सही अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे अध्यापकों का भाई एक तो ये होता है कि सिलेबस कैसे भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिलहाल ये नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये टीचर के दिमाग में रहता है मेरा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है। जैसे हमें भी होता था कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट है, कोई चीज छूटी तो नहीं है, सारे टेस्ट ले लिए कि नहीं ले लिए, यूटीज ले लिए बच्चों की कि नहीं, तो ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो खैर वैसे ये नहीं होना चाहिए, क्लियर है, बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, इधर देखो भाई, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। यानी कि यहाँ पर हम मातृभाषा का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मातृभाषा को हम यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी विधि है जहां पर हम डायरेक्टली बच्चों को सिखाते हैं, जहां पर मान लो अगर मुझे अंग्रेजी सिखानी है तो मैं उनकी मातृभाषा, जैसे मान लो उनकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी नहीं बोलूंगी, हिंदी में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में सिखाऊंगी। तो जब डायरेक्ट सिखाऊंगी, प्रत्यक्ष रूप से सिखाऊंगी, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष ही तो होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष रूपी विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या कहेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। क्या कहेंगे भाई, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। किसने दिया, हु हैज गिवन दिस, हु हैज प्रोपाउंडेड दिस, किसने दिया, कौन था इसका प्रतिपादक, बताइए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विधि का जो प्रतिपादक थे वह कौन थे, ठीक है। मतलब आपको हर एक चीज के बारे में समझ होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात, समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं होगा, इनमें से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। भाषा के कितने अंग है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है मुझसे पहली बार पढ़ रहा हो, तो मैं दोबारा से एक एक क्लास करके इसे कंप्लीट करवाऊंगी, चिंता मत करिए, ठीक है। नहीं तो भाषा हिंदी पेडागोजी की अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे उसमें सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो जब हम भाषा के अंग की बात करते हैं, जैसे मान लो एक मनुष्य का अंग है ना, हाथ पैर ये सारी चीजें, भाषा का भी अंग होता है। भाषा के अंग कौन कौन से है, भाषा का अंग में व्याकरण आ जाएगा, शब्द रूप आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। क्या नहीं आएंगी यार, क्या नहीं आएंगी, ध्वनि, रूप, अर्थ या फिर पठन। भाषा के अंग में क्या चीजें शामिल नहीं होंगी, कोई कह रहा है बी होगा, अच्छा एक ने डी भी बोला है, पूनम संगेर, ठीक है, डी बोला है, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब हम भाषा के अंगों की बात करते हैं, ये तीनों चीजें भाषा के अंग हैं, यह नहीं है। पठन एक प्रक्रिया है, पठन हो गया या फिर लेखन हो गया, ये एक प्रक्रिया है, भाषा की प्रक्रिया है, अंग नहीं है, मुख्य अंग नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ। एक शिक्षक ने कक्षा में विविध ध्वनियों का उच्चारण कराया, विविध प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कराया, आ ई उ सब ठीक, और छात्रों को उन ध्वनियों को अक्षरों में लिखने के लिए भी कहा। छात्रों को अक्षरों के सही स्थान पर उच्चारण करने का मार्गदर्शन किया गया। इस स्थिति में क्या हो रहा है, एक अध्यापिका बता रही है लिखो आ ई उ, है ना, इस तरीके से बच्चा वैसे ही लिख रहा है, यानी कि वह अक्षरों को पेज सुनकर लिख रहा है। क्या हो रहा है, इस पूरी स्थिति में क्या हो रहा है, विद्यार्थियों को मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगी, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। मतलब जो मैं चीजें बोल रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ या जैसे आप समझ रहे हो, मेरे बोलने को छोड़ो, गोली मारो उसको, जिस तरीके से आप समझ रहे हो आप यहाँ पर विजुअलाइज करके सोचेंगे। आप सोचेंगे बच्चा कैसे जो है वो समझ रहा है, सीख रहा है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचना कि बच्चा यहाँ बैठा है, बच्चा इस तरीके से कर रहा होगा, बच्चा स्कूल में बैठा है, क्लासरूम में बैठा है, यू हैव टू इमेजिन दिस। जब एक बार आप विजुअलाइज करना सीख जाओगे,
हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे विजुलाइज करके सोचोगे, इमेजिन करके जो है वो अंडरस्टैंड करोगे, ये छोटा से टॉपिक रह जाएंगे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक कर जाओगे तुम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए भाई, विद्यार्थियों को अक्षरों का अध्ययन कराया जा रहा है, इसका मतलब ये है विद्यार्थियों को अक्षरों की सही गिनती सिखाई जा रही है, विद्यार्थियों को अक्षरों के साथ ध्वनियों का संबंध बताया जा रहा है, या फिर सभी उपयुक्त होगा, यानी कि सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, जब एक अध्यापिका पढ़ा रही होगी अ से अनार, आ से आम, ऐसे करके, और बच्चा लिख रहा है इसको, तो इसका मतलब क्या है, इसके पहले ये आता है, फिर दूसरे नंबर पे ये आता है, ठीक है, इसका मतलब सीक्वेंस भी पता चल रहा होगा, अध्ययन तो हो ही रहा है, साथ में ध्वनियां भी पता चल रही है, सारी चीजें पता चल रही है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा सभी उपयुक्त। डी आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए अब इधर आ जाओ, व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें क्या नहीं है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या बोलते हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, सबसे बेकार विधि होती है, हमने भी ऐसे करा है, मैं क्यों कहूं, झूठ बोलूं कि हमने नहीं किया, मैंने भी ऐसे किया था, क्योंकि मुझे बहुत फील होता था कि हम मतलब वैसे बच्चे नहीं है जैसे प्राइवेट स्कूल में होते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अनुसार ही इंग्लिश स्पोकन कोर्स होता है ना, तो वो रूबी ट्रांसलेशन की वो आती है, रूबी ट्रांसलेशन की छोटी छोटी किताब आती है, 10-10 रुपए की, 20-20, 15 ऐसे कुछ ऐसे, जिसमें ट्रांसलेशन सीखते हैं, काल सीखते हैं बेसिकली, यानी कि टेंसेस सीखते हैं, ऐसे ही होता है ना, छोटी अवस्था में ही ये किया था, मतलब 10th के बोर्ड में सोचो, मतलब कुछ इस तरीके से रहा होगा, तो ये सिखाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे खराब विधि होती है। खराब विधि का मतलब क्या है, यहाँ पर आप पहले अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह जा रही है, ठीक है, शी इज गोइंग, मतलब ऐसे होता है। तो पहले मातृभाषा हो गया, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं हमारी मेन भाषा में, यानी कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, मातृभाषा से फिर अपन क्या करते हैं, टारगेट लैंग्वेज में जाते हैं। टारगेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश सीखते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या नहीं है? मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, तो जी हाँ, मातृभाषा के द्वारा ही हम सीखते हैं। व्याकरण को महत्व देना, क्या व्याकरण होता है? जी हाँ, व्याकरण भी होता है, क्योंकि रूल्स के अनुसार हम सीखते हैं। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, संवर्धन का मतलब होता है बढ़ोतरी, तेजी। तो क्या हम संप्रेषण पर होता है, कौशल पर फोकस होता है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल पीछे चली जाती है, फोकस इस पे होता है इंग्लिश स्पोकन कोर्स, करते क्या रहते हैं, लिखते रहते हैं, करते क्या रहते हैं, लिखते रहते हैं, यही होता है एक्चुअली में, ठीक। तो यहाँ पर जो गलत है या जो नहीं होना चाहिए वो है थर्ड आंसर, संप्रेषण कौशल पर यानी कि कम्युनिकेशन पर हमारा फोकस नहीं होता है, और कभी हो ही नहीं सकता। बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखता ही रहता है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर है बात? तो थर्ड आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से, सी आंसर जो है वो सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, भाषा में व्याकरण का प्राथमिक कार्य क्या होगा? ग्रामर। जब आप ग्रामर सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, क्या सीखने की आवश्यकता है, क्यों आपने सीखा, क्यों आपने सिंटैक्सिस को सीखा, क्यों आपने रूल्स को सीखा, क्यों आपने सीखा कि ऐसे हम बोलते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये क्यों सीखे हैं आपने, ये काल वगैरह ये क्यों सीखे, हाँ, ये एडजेक्टिव्स क्यों सीखे, ये प्रेपोजिशंस क्यों सीखे, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम क्यों सीखा, ये आपने विशेषण क्यों सीखा, रीजन क्या है इसका? व्याकरण को सीखने का मतलब क्या है? कि हम स्क्रिप्ट लिख सके, बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख सके ताकि हम मूवी में जा सके, ये मतलब स्क्रिप्ट लिख सके, या फिर शब्द अर्थों का अध्ययन करना ताकि हमें अर्थ समझ में आए, या फिर वाक्य संरचना को समझना, वाक्य की संरचना का मतलब जैसे रूल्स हो गए, है ना, स्ट्रक्चर हो गया, तो कोई भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना या ध्वन्यात्मक का विश्लेषण करना। सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा जी? करेक्ट आंसर होगा वाक्य की संरचना को समझना, ताकि हम कह सके कि वह, अगर मैं कहूं कि वह स्कूल जा रहा है, मान लो, तो ये वर्तमान काल हो गया, वह स्कूल जा रहा था तो ये भूतकाल हो जाएगा, वह स्कूल जाएगा, ताकि हम वाक्य की संरचनाओं को बहुत अच्छे से समझ सके कि किस तरीके से वाक्यों का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? सही उत्तर क्या होगा? सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इधर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि स्क्रिप्ट का उदाहरण है, मतलब यानी कि लिपि का उदाहरण है। लिपि किसकी होती है? क्या हर एक भाषा की लिपि होती है? देखिए, भाषा की लिपि होती है, ठीक है, और यहाँ पर लिपि का मतलब क्या होता है, कैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ऐसी है, उर्दू की फारसी है, इस तरीके से।
तो हम यहाँ पर लिपि का उदाहरण मतलब लिपि किस लिए यूज करते हैं, तो व्याकरण के नियम को समझने के लिए। वर्णमाला जब हम लिपि को एक साथ कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो बनती है वर्णमाला। क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। ठीक है, जब हम ये देखने, जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो अगर हम सबको संयोजित कर दे, संग्रहित कर दें, तो बनेगी क्या? वर्णमाला बनेगी। सही उत्तर क्या होगा? बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है बात? इधर आ जाओ। अब है बड़ा क्वेश्चन ये, लेकिन उतना ही दिमाग चाहिए, उतना ही आंखें खोल के ये आंसर देना। होते बड़े क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दे दिया भाई, यही होगा यही होगा, ऐसा नहीं होता ना, पेपर में ऐसा नहीं चलता। ये खोटा सिक्का कभी कभी काम करता है, ध्यान रखना, हमेशा काम नहीं करेगा। ये पिक्चरों में होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर असलियत कुछ और ही है। और जो टॉपिक छोड़ के जाओगे, ध्यान रखो, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये मेरा श्राप है, ताकि तुम पढ़ के जाओ, ताकि कोई भी टॉपिक छोड़ के ना जाओ। ठीक, क्लियर है? मतलब कहते हैं ना कि क्यों टॉपिक छोड़ना भाई, जब इतना मतलब ये सिलेबस को पूरा करना है हमारा काम। कोई भी बच्चा टॉपिक को नहीं छोड़ेगा, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी कि वहीं से क्वेश्चन आए। तो इसलिए पहले से गंभीर हो जाओ, समय है अभी हमारे पास, और वहीं से मतलब सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो मैं बूढ़े बाबा की तरह, संत योगी की तरह जो है, फिर मैं श्राप दे दूंगी आपको। इसलिए सारे के सारे टॉपिक जो है क्यों छोड़ना है, क्यों? ये गलत बात होती है ना, कोई भी टॉपिक छोड़ना। सारे ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है बात? तो सारे टॉपिक्स जो है वो करके जाने हैं। पहली बात तो ये, कोई कहे कि नहीं यार ये टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता, उसे कहो तू चुप रहे, मुझे करने दे अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स बहुत है भाई, इन्फ्लुएंसर्स बहुत है आज की डेट में। तो इसलिए हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें अपने मन की सुननी है, हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फिर हम आराम से करेंगे। ठीक, क्लियर है? इधर देखिए भाई, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मानना है? ये क्वेश्चन है, आपका क्या मत है? मतलब तो भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती है, क्या ये बात सही है? बोधगम्य योग्यताएं, बोधगम्य योग्यताएं का मतलब ये होता है समझ, बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बोलो क्या, तो बोधगम्य जो योग्यताएं होती है उत्पादक कौशल के से पहले आती है, क्या ये बात सही है? श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में स्थानांतरित होते हैं, यानी जो भी आपने सुना होगा तो उसके बेसिस पे लिखते भी तो हैं, जो सुनते हैं उसके बेसिस पर लिखते भी तो हैं। तो क्या ये बात सही है कि श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में स्थानांतरित होते हैं? स्थानांतरित का मतलब होता है कि ट्रांसफर होते हैं, या फिर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी चीजों में। जैसे सुन रहे हैं तो लिखेंगे, ठीक है, सुन रहे हैं तो बोलेंगे। क्लियर है बात? भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, ना कि नियमों पर, क्या ये बात सही है? नियमों पर क्या हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए? ये बात गलत है कि इस पर ही बल दो, इस पर नहीं दो। तो क्या ये सही है? जी नहीं, सही नहीं है। भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा कैसे? जब हम समाज में रहते हैं, मानव इंसान समाज में रहता है, आसपास पर्यावरण है, उसे बिल्कुल मुक्त कर देंगे तो हम आसपास की तो बातें करते हैं, चले कुतुब मीनार, चले इधर, चले उधर, या फिर तूने वो मूवी देखी है, तो आसपास के वातावरण के बारे में बात करेंगे ना। वातावरण में तुम्हारे चाचा चाची भी आएंगे, उनकी भी बुराई कर रहे होगे तो वो सब पर्यावरण में आएगा। तो यहाँ पर यह तो गलत हो रहा है। ठीक है, भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, ये तो नहीं आएगा। क्लियर है बात? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर 3 ऑप्शन दे रखे हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिर फोर्थ बनता है। पर्यावरणीय प्रभावों से ये कहने का मतलब होगा इनका कि वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, सही उत्तर तो वैसे मतलब इसको हटाकर ही होना चाहिए, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव मतलब अन्य कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो भी आप सीख रहे हो दूसरी चीजों से, पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि यहाँ पर सरकार आ सकता है, या फिर कुछ और लोग आ सकते हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिलहाल इसको इस तरीके से हम देखेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखिएगा, ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स जिसे हम कहते हैं, मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? जब आप ध्वनि सीखते हो, ये भाषा की संरचना का पहला स्वरूप है। क्या है वो? ध्वनि विज्ञान। ठीक है, क्या है? ध्वनि विज्ञान, जहां पर आप ध्वनियों को सीखते हो। क्या सीखते हो? ध्वनियों को सीखते हो। तो जब हम ध्वनियों को सीखते हैं तो ये स्क्रिप्ट लेखन में मदद करता है, उच्चारण एवं ध्वनि संरचना में मदद करेगा, यानी कि बच्चे का आर्टिकुलेशन, उच्चारण का मतलब इंग्लिश में आर्टिकुलेशन होता है, बच्चा बोल पाएगा ध्वनि को।
प, फ, ब, श, म, है ना, ये नहीं बोल पाते हैं, बाद में बोलते हैं। खैर, तो ध्वनि विज्ञान से बच्चे को ध्वनि उच्चारण के बारे में समझ में आएगी, या शब्द अर्थ समझ में आएंगे, या वाक्य निर्माण समझ में आएगा। जाहिर सी बात है, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा हमारा बी। इसमें सोचने की बात ही नहीं है, सही उत्तर क्या है? बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है? संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव पीरियड। मतलब इस समय पर अगर आपने बच्चे को भाषा नहीं सिखाई या भाषा का उस रूप से एक्सपोजर नहीं दिया, तो यह परिणाम दुष्परिणाम भी हो सकता है। मतलब इसके फिर नफा नुकसान भी बच्चे को भुगतने पड़ेंगे। आगे जाके भी बच्चे का भाषिक विकास इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश की जाए कि शुरुआती वर्षों में ही, प्रारंभिक वर्षों में ही हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा भाषा सिखाएं। तो यहाँ पर प्रारंभिक बचपन में ही हमें बच्चे को भाषा का एक्सपोजर देना चाहिए। कहते हैं ना, बाद में सीख लेगा, बाद में सीख लेगा। कब बाद में सीखेगा? जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर कहेगा क्यों नहीं पहले सीखे, फिर वो काश करता रहेगा, काश पहले ही कर लेते, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बचपन में ही, यानी कि हमारी प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चे को भाषा का एक्सपोजर दो। क्लियर है बात? नेक्स्ट पर आ जाओ। भाषा के संदर्भ में शब्द की क्या भूमिका है? ये जो शब्द तुम सीखते हो, आगे पीछे दाएं बाएं शब्द ही हैं, तो ये शब्द हम क्यों सीखते हैं? शब्दों की क्या भूमिका है? वाक्य संरचना का अध्ययन करना, इसके लिए शब्द सिखाए जाते हैं। वोकैबुलरी, शब्द मतलब वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी अगर आप सीख रहे हैं, क्यों सीखते हैं हम यहाँ पर? वाक्य संरचना का अध्ययन करने के लिए, लिपि को समझने के लिए, संचार एवं अभिव्यक्ति करने के लिए, या फिर ध्वन्यात्मकता का विश्लेषण करने के लिए, ध्वनि को समझने के लिए। तो जब हम शब्द सीखते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा, अब तुम ऐसे इमेजिन करके देखो, मैंने क्या कहा? फिर विजुअलाइजेशन, फिर कहानी किसके ऊपर आ गई। यदि आगे जाना है, सफलता की राह तुमने देखनी है, तो ध्यान रखिएगा, विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ पर छोटे बच्चे को उठा लो। अब छोटे बच्चे को हम शब्द सिखा रहे हैं। शुरुआती में शब्द सिखाते हैं ना भाई, अपोजिट वर्ड आ जाते हैं, या फिर सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो क्यों सिखाए जा रहे हैं? ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। पहली बात तो ये, यानी कि जब कोई सामने वाला बात कर रहा हो, उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और फिर जब वो अपनी बात को बता रहा हो तो बहुत आराम से बता सके, बहुत आराम से संचार कर सके। और जैसे मान लो इंग्लिश में हमें कुछ शब्द समझ में नहीं आते कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, तो अभिव्यक्ति करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए छोटे बच्चे को, या फिर मतलब इमेजिन करके देखना, क्यों सिखाए जाते हैं? ताकि वो बहुत आराम से अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सके, संचार कर सके। सही उत्तर क्या होगा राजेश? सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपसे पढ़ाई करके सीटेट जुलाई में सीडीपी में 28 नंबर लाए। तो 28 नंबर क्यों? जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, सीडीपी में 30 में से 30 आते थे मोस्टली बच्चों के। 28 नंबर कम है, ठीक है, लगातार क्लासेस देखी है तो 28 नंबर कम है फिर सीडीपी में। क्लियर है? अच्छा, 2 क्वेश्चन खराब भी हो गए थे, 2 क्वेश्चन तो इन्होंने गड़बड़ कर दिए थे, है ना, ऐसा भी था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 28 नंबर भी कम है। मुझे याद है आज भी वो कॉलेज के दिन, जब बच्चों को हम सीडीपी पढ़ाते थे, और मतलब मेरा सब्जेक्ट जो होता था वो तुम्हारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं हमारे। एक होता था पीपीई करके, है ना, मतलब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये मेरा सब्जेक्ट होता था, मुझे याद है। तो इसमें मतलब सेकेंड ईयर में होता था, और चाइल्डहुड एंड ग्रोथ, ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर में आती है तुम्हारी, तो इसके ऊपर भी लेते थे। फिर साथ में एक डीपीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते थे। डीपीएससी वाले मतलब जो एनटीटी वाले टीचर बनते हैं, वो बच्चे भी पढ़ते थे। ठीक है, तो उन बच्चों को पता नहीं कहाँ से वो दिक्कत होती थी कि उनको मतलब ये दिमाग में डाला जाता था कि भाई सीटेट आपको करना है। डीपीएससी वाले बच्चों को, ईसीसी वाले बच्चों को सीटेट नहीं करना होता, पता है ना ये बात आपको? ठीक है, तो उस समय पर भी पता नहीं कौन दिमाग में डाल देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम जिस कोर्स को कर रहे हैं उसका महत्व क्या है। क्लियर है? तो सीडीपी में बहुत अच्छे खासे बच्चों के नंबर आते थे, तब मैं सीडीपी पढ़ाती थी। सीडीपी मतलब तुम्हारे नाम में सीडीपी है, पीपीई होता है तुम्हारे सेकंड ईयर में आता है ना, तुम्हारे में भी तो आया होगा, पढ़ा होगा कि नहीं? तुम कहोगे मैडम पढ़े ही नहीं, कॉलेज में तो पढ़े ही नहीं, ऐसे मस्ती मार के आए। कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्क ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ज्यादा फोकस किए जाते हैं, वहां पर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते थे, सब्जेक्टिव, एवरीथिंग वाज सब्जेक्टिव।
हर एक चीज सब्जेक्टिव, ठीक है। वहां पर एमसीक्यू तो आते ही नहीं है। क्वेश्चन को फ्रेम भी जब हम करते थे टेस्ट में तभी एमसीक्यू नहीं देते थे। चलिए तो देखिए, तो भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और कहती है कि जल्द से इसमें से मुख्य सूचना या विचार जो है वो दूसरों के साथ साझा करें। विद्यार्थी किस प्रकार का पठन कर रहे हैं बताइएगा, ये मैंने बता रखा है। ये सारे के सारे जितने भी स्किल हैं सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो आप क्या कहेंगे, पठन के प्रकार है, टाइप्स ऑफ रीडिंग के प्रकार है। तो अगर हम बात करते हैं मेन आइडिया, देखो भाई मेन आइडिया, जब हम मेन आइडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो मेन आइडिया जो है उसको मेन आइडिया का मतलब क्या होता है, मुख्य मुख्य विचार। इस पैराग्राफ को पढ़ने हैं, इस पैराग्राफ का टाइटल क्या होगा, इस अनुच्छेद का टाइटल क्या होगा, मुख्य विचार पर जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये सरसरी तौर से पढ़ना हो गया। चलिए हम पढ़ रहे हैं लेकिन मेन आइडिया पे हम फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सरसरी तौर से, ठीक है। अभी मैं समय नहीं लगाऊंगी इस प्रश्न पर, लेकिन मैंने बहुत टाइप्स ऑफ रीडिंग की वीडियो भी बना रखी है, उसको भी चाके जाओ तो मतलब देख लेना, सारी चीजें उपलब्ध है, सब कुछ एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब, ठीक है। फ्री में भी अगर आप चाहें ना तो आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है फ्री में, बहुत कुछ है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। फिर आते हैं स्वर, भाषा में क्या योगदान देते हैं। स्वर व्यंजन पढ़े हैं ना ये आपने, स्वर मतलब जो हमारे वोवल्स होते हैं, वोवल्स ये क्यों यूजफुल होते हैं। मेरा नाम, अपना नाम, किसी का भी नाम, क्या बिना वोवल के, बिना स्वर के लिख सकते हो। हाँ, जैसे हीमा, स्वर आ गए यहाँ पर तीन स्वर आ गए हीमा नाम में, है ना। हीमा क्या, हीमा नाम है, हेमा नाम है, हीमा, ठीक है। तो स्वर कितने आ गए, यानी कि यहाँ पर स्वर के बिना कुछ भी मतलब सब कुछ अधूरा है, कुछ भी पूरा नहीं है। जब हम इसकी बात करते हैं, वोवल्स की बात करते हैं, तो ये उच्चारण के लिए यूजफुल होते हैं, वाक्य संरचना, स्क्रिप्ट लेखन या फिर व्याकरण के नियम को समझने के लिए लाभदायक होते हैं। बताइएगा, स्वर की बात करते हैं तो स्वर जो है यह किसके लिए यूजफुल रहते हैं, उच्चारण, वाक्य संरचना, स्क्रिप्ट लेखन या फिर व्याकरण नियम। आप क्या कहेंगे, तो स्वर से क्या व्याकरण से कोई बात सिद्ध हो रही है, स्क्रिप्ट लेखन यानी कि हम कुछ लेखन लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, उच्चारण, सबसे पहले स्वर जो है ध्वनि उच्चारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आ ई उ है ना, ए उ है ना, ये सारी चीजें जो है ध्वनि उच्चारण के लिए करवाई जाती है। कितने स्वर होते हैं, 5, है ना। तो यहाँ से बच्चों को स्वर इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चा ध्वनि उच्चारण को ढंग से बोल पाए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं और अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन भी कर रही है, और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है, दिक्कत होती है, तो उसे संकेत देती है। यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही होगी, इसका मतलब तो ये है पाठ का यूज कर रही है या एमक्यू के रूप में कार्य कर रही है ना। ऐसे ही है ना कुछ कि जहां पर बच्चा अटक रहा है तो वहां पर उसको संकेत दे रही है, तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, मोटिवेशन दे रही है, या फिर विद्यार्थियों को किसी और डाल रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यह मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पाड़ यूज किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी बच्चा कोई भी अटकता है, लिखा है ना यहाँ पर अटकता है, तो एकदम से तुरंत आ जाती होगी उसके सामने फरिश्ता बनकर और फिर संकेत देती है, यानी संकेत मतलब हिंट देती है, हिंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो उसे एग्जाम्पल दे रही है या फिर वह उसकी मदद कर रही है ना। तो जब मदद की बात आती है, ये किसने कहा, वाइगॉट्स्की ने कहा, किसने कहा, वाइगॉट्स्की ने कहा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पार्ट या स्काफोल्डिंग। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा तुम्हारा फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, नेक्स्ट पर आ जाओ जल्दी से, इधर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखने के लिए प्रयुक्त लिपि नहीं है, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो लिपि बहुत आप समझते हो ना, देवनागरी लिपि, हाँ सुनी होगी। जैसे मान लो कि मनोविज्ञान शब्द है, मनोविज्ञान शब्द कहाँ कौन सी भाषा का निकला हुआ है, फिर आप पढ़ते हो लैटिन भाषा का शब्द है, ये ऐसे पढ़ते हो ना, यह लैटिन भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, अडोलसियस ये शब्द कहाँ से निकला है। तो ये आप पढ़ते हो, यानी कि हर एक की लिपि होती है।
हर एक की लिपि, यूरोप वाले कुछ और लिपि का इस्तेमाल करते हैं, भारत वाले जो है ज्यादातर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए देवनागरी लिपि यूज की जाती है। और भी भाषाएं होती हैं, ठीक है, हर एक भाषा की, पंजाबी की भी अपनी लिपि है। तो लिपि मतलब लिखने का तरीका, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, उसमें ही ग्रामर छिपी होती है। तो इसमें फोनेटिक्स तो नहीं है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इसमें नहीं आएगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। क्लियर है बात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रश्न को देखिए, आप किस कथन से सहमत है, मतलब इसमें स्टेटमेंट पहचाननी है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट होगी। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों की अनदेखी करनी चाहिए। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसकी अनदेखी करो। क्या ये बात सही है? लेखन प्रक्रिया, जब बच्चा लिख रहा है, लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय जब आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, तो इसके समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो देखिए, लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को इस बात की अनदेखी करनी चाहिए कि विद्यार्थियों ने अपने कॉपी में बहुत अधिक हाशिया मार्जिन नहीं छोड़ा है। मार्जिन होता है ना, जैसे बोर्ड के एग्जाम में हम करते थे, मार्जिन छोड़ देते इतना इतना इतना। ये स्केल, चाहे कंटेंट जरा सा हो जाए, बस चित्रकारी ज्यादा दिखे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे, है ना, याद है कि नहीं? वो पल बोर्ड में यहाँ स्केल घुमाया, यहाँ स्केल घुमाया, इतनी सी जगह पे भर भर के लिखते थे। तो अगर बच्चे ने मार्जिन नहीं छोड़ा मान लो, तो इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। क्या ये बात सही है? या फिर लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को हस्तलेख की अनदेखी करनी चाहिए, मतलब हस्तलेख जो हाथ से लिखा हुआ है उसकी अनदेखी करनी चाहिए। इनमें से कौन सी बात जो है, मतलब इसमें से कौन सी बात से आप सहमत हैं? ठीक है, मुझे याद है ये करना, अब मुझे याद है भाई हमारे आगे वाला बच्चा जो है, एक और नाम की कनिका थी, वो पता नहीं क्या करती थी वो पेपर में, रब जाने, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन वो क्या करती थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं उसको। इतना ज्यादा छोड़ा, मतलब इतना ज्यादा आगे से छोड़ दिया, इतना ज्यादा पीछे से छोड़ दिया। और लिखती कितने पन्ने थी, कितने पन्ने लिखती थी? अगर पूरा पेपर होगा 4 पन्ने लिखेगी वो, और उसके लिए 4 पन्ने भी वो इनफ होते थे, पर्याप्त होते थे। ठीक है, तो 2 कनिकाओं के नाम से पहचाना जाता था क्लास। तो ये ध्यान रखना भाई, ऐसे आप तो नहीं है, तो क्या हमें अनदेखी करनी चाहिए? तो हमें अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सही उत्तर क्या होगा? बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे काम आप मत करना, और ना ही कोई बच्चा कर रहा है तो उसे कहना मार्जिन वार्जिन छोड़, जिंदगी मार्जिन ही है, जिंदगी एक मार्जिन ही तो बनी हुई है। मतलब इतना सा स्कोर आ जाएगा तो वैकेंसी मिल जाएगी, इतना कम स्कोर आएगा फिर नहीं मिलेगी। मार्जिन ही तो सेट होते हैं जिंदगी में, इतना कर ले बस, इतना कर ले। ऐसी तो माँ बाप भी कहते हैं ना, मार्जिन देते हैं तुम्हें, इतना कर ले बस, इतना कर ले। तो जिंदगी एक मार्जिन ही है, तो ध्यान रखो भाई, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो मार्जिन चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो जिंदगी में हो, मार्जिन मत सेट करो, अपने उद्देश्य सेट करो, वो ज्यादा अच्छा है। ये मत कहो अपने आप को बस इतना कर लेते हैं, बस इतना, बस आ गया ना, ये तो फिर पहली कहानी खत्म है। क्लियर है? सही उत्तर क्या होगा? बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है राजे, क्लियर है बात? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। शब्दार्थ का अध्ययन किससे संबंधित है? शब्दार्थ मतलब विलोम शब्द। शब्दार्थ सिखाते हो ना आप बच्चे को, विलोम शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, या फिर एक अक्षर वाले शब्द जो होते हैं वो आप सिखाते हो, सब्स्टिट्यूशन वर्ड सिखाते हो। क्यों सिखाते हो? शब्दार्थ क्यों सिखाते हैं हम बच्चों को? सिंटेक्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, शब्दार्थ यानी शब्द के अर्थ को पहचान जाए, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर उच्चारण के लिए? बताइए, तो आप क्या कहोगे? सही उत्तर क्या होगा राजे? सही उत्तर क्या होगा? सिंटेक्स कहोगे, स्क्रिप्ट राइटिंग, शब्द अर्थ, उच्चारण। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी वुड बी द करेक्ट आंसर। शब्दों को हम इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चा इसके मीनिंग को जाने, यानी कि अर्थ को जाने। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी मीनिंगफुल लर्निंग की बात होगी, हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले आप क्या लगाओगे? ये लगाओगे। क्लियर है बात? मतलब तब हम बच्चे को शब्दार्थ सिखाते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए हम बच्चे को शब्दार्थ सिखाते हैं। क्लियर है बात? चलिए, भाषा में शब्दकोश होती है, हम सबसे ज्यादा डिक्शनरी जो है वो यूज कर देते हैं। डिक्शनरी, लाइब्रेरी में डिक्शनरी होती थी, लेकिन आज फोन में ही डिक्शनरी है, और आज जो है वो इतने सारे संसाधन है कि डिक्शनरी बहुत ज्यादा है। और अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी है। कोई इंसान कहता है ना नहीं ये वो, अरे भाई जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है हमें भी तो बढ़ना पड़ेगा। तो जब अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, फटाफट से, मतलब चैलेंज होता था पहले, ये होता था लाइब्रेरी जाओ या फिर अपनी मतलब किताब उठा के लेके आओ, फिर एक एक शब्द देखो। टाइम कम है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सीखेंगे ना,
ये अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शब्दकोश जो है ये किसके लिए होते हैं, इसका मतलब क्या है? वाक्य संरचना, शब्द अर्थ, या फिर ध्वनि पैटर्न को सिखाने के लिए, या फिर रूपी मोर्फोलॉजी को सिखाने के लिए? क्या बताओ भाई? शब्दकोश जो है ये हम क्यों करते हैं? डिक्शनरी क्यों? शब्दों का भंडार, उसमें होता है शब्दों का भंडार। जैसे थैले में बहुत सारे शब्द रख दिए हो, ऐसा कुछ। तो डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द होते थे। तो ये क्यों सिखाई जाती है, क्या कारण है? यही कारण है ना, बच्चा ज्यादा से ज्यादा शब्दों को सीखेगा तो यही कारण है, ज्यादा से ज्यादा अर्थों को भी समझेगा, मतलब अर्थ क्या है। तो सेंटेंस बोलने में दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, लिखने में दिक्कत नहीं होगी, सुनने में दिक्कत नहीं होगी। अब इतने बड़े बड़े मेमोराइज, ये वो, इतने मेस्मराइज ऐसे ऐसे शब्दों को दिक्कत नहीं होगी। स्किज़ोफ्रेनिया है ना, स्किज़ोफ्रेनिया पता है इसके बारे में? साइकोलॉजी में खूब इसकी धूम है, ठीक है, इन शब्दों की। तो ध्यान रखना, तो जब हम बात करते हैं शब्दकोश की, तो शब्दों के अर्थ को समझने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बस करें अब कहानी को। ये क्वेश्चन फिर मैं होमवर्क में देती हूँ ताकि आप इसका उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क में। और कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक बता सकते हैं। और एक बात ध्यान रखो भाई, एक बात ध्यान रखो, रोज 3 बजे हमारी क्लास होती है और जितनी भी क्लासेस होंगी वह फ्री में होंगी, जितने भी टॉपिक्स होंगे वह फ्री में होंगे। फ्री मतलब जो आपको दिख रहा होगा, जो चीजें नहीं दिख रही है वो फ्री में है ही नहीं है ना, वो पेड होती हैं। लेकिन यकीन मानिए, इतने ही शिद्दत से मैं वहां पढ़ाऊंगी, इतनी शिद्दत से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। दोनों में कोई अंतर नहीं रखूंगी, बहुत डिटेल लेवल पे पढ़ाऊंगी। आज मैंने मॉक टेस्ट लिया है, कल को पेडागोजी के कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। कल जो है, कल हम कल नहीं, 2 दिन छोड़ के हम स्पेशल क्लास रखेंगे। कल सीडीपी का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में होगा। समाजीकरण के ऊपर थे, कल एक और नया टॉपिक आएगा। ये सीक्वेंस जो है वो लगा रहेगा, मतलब लगातार ऐसे ही चला रहेगा। और साथ साथ में बीच बीच में एक अलग से डोज लेके आते रहूंगी। जो मेन क्वेश्चन होंगे, जो बार बार आने की संभावना है, या फिर कठिन सवाल में लेके आऊंगी, ठीक है? तो देखिए जरा, कठिन सवाल आप कैसे कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, उसको भी एक बार देखना जरूरी है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कब तक लॉन्च होगा ये बता दीजिए कि बैच कब तक लॉन्च होगा? जब तक देखिए गुड़िया नोटिफिकेशन नहीं आता, हम ऐसे नहीं है, संस्थान में आपको पता ही है कितना मतलब बारीकी से अध्ययन किया जाता है हर एक चीज का। तो मैं आप सभी से एक ही चीज कहूंगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तब तक तो भूल जाओ। जब नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का तब हम सोचेंगे। क्लियर है? अभी फ्री में तो है, मतलब क्या ही प्रॉब्लम है? पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक। क्लियर है बात? फिर अगर आपको समस्या लग रही है फिर आप यहाँ पर पेड बैच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक अच्छे से सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं आपसे कहूंगी सीक्वेंस में नंबर ऑफ द क्लासेस देखते रहो ना, #1 2 3 सीक्वेंस दे रखा है तो उसको पढ़िए अच्छे से। क्लियर है बात? चलिए, सीटेट क्लियर करवाओ मैम, सीटेट क्लियर करवाएंगे, चिंता मत करिए, जुड़े रहिए, सीटेट क्लियर करवाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत अच्छे से, पहले मैंने साइंस पेडागोजी की, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी तो ऐसे पढ़ाऊंगी जी हालत खराब हो जाएगी तुम्हारे। कोई साइंस पेडागोजी से है, सोशल साइंस पेडागोजी मैंने पढ़ाई है, ठीक है? लैंग्वेज पेडागोजी पर तो बिल्कुल मतलब वो है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, पेडागोजी जो है बहुत डिटेल लेवल पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक स्कूल का अध्यापक, एक कॉलेज का अध्यापक, छोटे बच्चों का अध्यापक, अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत डिटेल लेवल पे लेके जाऊंगी ना। हमारे बच्चे, हमने सुने हैं कि मैडम बस, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है? बस थोड़ा सा 2 मिनट और फिर उसके बाद आपको एक चीज बताऊंगी, ऐसे देना पड़ता है रिवॉर्ड। तो ऐसे मतलब तुम मत करवाना मुझसे, ठीक है? तो जल्दी सारा सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करिए। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम, ठीक है? नमस्कार।